चार्ली चैपलिन, जिन्हें 20th सेंचुरी का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कॉमेडियन माना जाता है। लेकिन क्या आप चैपलिन से जुड़े इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने चैपलिन की फिल्मों को इटली में क्यों बैन कर दिया था? 1952 में चार्ली चैपलिन को अमेरिका से बाहर क्यों निकाल दिया गया? वहीं महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के चैपलिन के बारे में क्या विचार थे? चार्ली चैपलिन को अपने लाइफ टाइम में कभी ऑस्कर अवार्ड मिला भी या नहीं? आज हम चार्ली चैपलिन से जुड़े 22 ऐसे ही डीप फैक्ट्स जानेंगे जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। सो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1, चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन के वॉलवर्थ नामक इलाके में हुआ था। उनके पिता का नाम चार्ल्स चैपलिन सीनियर और माता का नाम हन्ना चैपलिन था और दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट थे। लेकिन उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी। चार्ली के पिता शराब की लत में बुरी तरह फंसे हुए थे और उन्होंने तब अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया जब चार्ली चैपलिन मात्र 2 साल के थे। नंबर 2, चार्ली सिर्फ 5 साल के थे जब उन्होंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। उनकी मां हन्ना चैपलिन एक शो में गा रही थी, लेकिन अचानक उनकी आवाज़ बैठ गई। मैनेजर ने भीड़ को शांत करने के लिए छोटे चार्ली को मंच पर भेज दिया। चार्ली ने गाना गाया, फिर दर्शकों की नकल करके सबको हंसाने लगे। यह पहली बार था जब उन्होंने देखा कि लोग उनके एक्टिंग पर हंस सकते हैं। लोगों ने सिक्के फेंके और चार्ली ने शो रोककर कहा, इन्हें इकट्ठा कर लो, ये मेरी माँ के लिए हैं। यही वो क्षण था जिसने चार्ली की लाइफ के डायरेक्शन को पूरी तरह चेंज कर दिया। नंबर 3, चार्ली चैपलिन जब 7 साल के हुए तब उनकी मां को बीमारी की वजह से पागल खाने भेज दिया गया। उन्हें और उनके भाई को वर्क हाउस में डाल दिया गया। यह ऐसी जगह थी जहां गरीबों से काम करवाया जाता और बदले में खाना और रहने की जगह दी जाती। वहां की जिंदगी बहुत कठोर थी क्योंकि सर्दियों में गर्म कपड़े तक नहीं मिलते। खाने में सिर्फ सूखी ब्रेड और पानी दिया जाता था। चार्ली ने बताया था कि भूख ने उन्हें जिंदगी का असल मतलब सिखाया। शायद इसीलिए उनकी फिल्मों में गरीब किरदार हमेशा सम्मान के साथ दिखते हैं। नंबर 4, चार्ली की पढ़ाई केवल नाम मात्र की ही थी क्योंकि वो ज़्यादातर समय सड़कों पर रहते, दूसरों की नकल करते और खाली समय में थिएटर के आसपास घूमते रहते थे। हालांकि कुछ दिनों के लिए उन्हें एक स्कूल में भर्ती किया गया था, लेकिन गरीबी और हालातों ने उन्हें बाहर कर दिया। चार्ली ने किताबों से नहीं बल्कि लोगों को देखकर सीखा, इंसान कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे हंसता है और कैसे रोता है। शायद यही कारण है जो उनकी एक्टिंग इतने रियल इमोशंस से भरे होते हैं। नंबर 5, 1914 में चैपलिन ने अपना सबसे यादगार कैरेक्टर द ट्रैम्प बनाया, जिसमें एक छोटा कोट, टाइट पतलून, बड़ी टोपी और झुकी हुई चाल में चैपलिन दिखते हैं। यह कैरेक्टर गरीब, अकेला लेकिन दिल से अमीर था। वह हंसाता भी था और रुलाता भी था। द ट्रैम्प एक आदमी की पहचान बन गया जो अमीरों की दुनिया में भी अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ता।
यही कैरेक्टर चार्ली चैपलिन को अमर बना गया। नंबर 6, 1916 में चार्ली चैपलिन ने म्यूचुअल फिल्म कॉरपोरेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वो भी 6.7 लाख यूएस डॉलर में, जो आज की वैल्यू में करोड़ों डॉलर की होगी। यह उस जमाने का सबसे महंगा एक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था। इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उन्होंने अपनी सबसे फेमस शॉर्ट फिल्में बनाई, जैसे द पॉन शॉप, इजी स्ट्रीट और द इमिग्रेंट। नंबर 7, चार्ली चैपलिन सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वे डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिशियन, एडिटर और यहाँ तक कि अपने किरदार के कपड़े खुद सिलते थे। वे कैमरा एंगल से लेकर बैकग्राउंड स्कोर तक हर पहलू में परफेक्शन चाहते थे, इसीलिए उन्हें वन मैन मूवी फैक्ट्री कहा जाता था। नंबर 8, 1931 में चैपलिन की फेमस फिल्म सिटी लाइट्स रिलीज हुई। चैपलिन ने इसे साइलेंट फिल्म ही रखा, जबकि हॉलीवुड में आवाज वाली फिल्में आ चुकी थीं। फिर भी यह फिल्म सुपरहिट हुई। इस फिल्म में एक अंधी लड़की की मदद करता हुआ एक गरीब ट्रैम्प को दिखाया गया था, जिसे देखकर लोग हंसे भी और रोए भी। इसके आखिरी सीन में जब लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो चैपलिन को पहचान लेती है। यह सीन आज भी इतिहास का सबसे इमोशनल सीन्स में से एक माना जाता है। नंबर 9, 1940 में चार्ली चैपलिन ने द ग्रेट डिक्टेटर बनाई, जिसमें उन्होंने हिटलर जैसे दिखने वाले एक तानाशाह का किरदार निभाया। यह चैपलिन की पहली बोलती फिल्म थी और उसमें एक शानदार स्पीच थी जो आज भी इंडिपेंडेंस, ह्यूमैनिटी और लव का प्रतीक माना जाता है। इस फिल्म के जरिए चैपलिन ने साबित कर दिया कि कॉमेडी से भी क्रांति लाई जा सकती है। नंबर 10, 1942 में चार्ली चैपलिन पर अमेरिका में कम्युनिस्ट होने का शक किया गया और उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। जब चार्ली चैपलिन यूरोप दौरे पर निकले थे तो उसी दौरान अमेरिका ने उन्हें दोबारा एंट्री देने से मना कर दिया और चार्ली चैपलिन को देश से बाहर निकाल दिया गया। चैपलिन, जो अमेरिका को अपना घर मान चुके थे, अब वे निर्वासित हो चुके थे। इसके बाद वे स्विट्जरलैंड चले गए। नंबर 11, चार्ली चैपलिन स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत से गांव कोर्सिए सुरवेवे में अपना घर बसाया, जो जेनेवा झील के पास है। वहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 25 ईयर्स बिताए। उन्होंने यहीं पर फिल्में लिखी, सॉन्ग्स तैयार किया और एक पीसफुल जीवन जिया। हालांकि उनका मन हमेशा अमेरिका में ही अटका रहा, उस मुल्क पर जहां उन्होंने शोहरत पाई थी। नंबर 12, चार्ली चैपलिन को 1972 में हॉलीवुड वापस बुलाया गया और उन्हें ऑनररी ऑस्कर अवार्ड दिया गया। जब उन्हें मंच पर बुलाया गया तो पूरे हॉल ने 12 मिनट तक लगातार खड़े होकर तालियां बजाई, जो ऑस्कर इतिहास की सबसे लंबी स्टैंडिंग ओवेशन मानी जाती है। हालांकि चैपलिन बूढ़े हो चुके थे, बोलते वक्त उनके आंखों में आंसू थे, क्योंकि अमेरिका से निर्वासित होने के पूरे 20 साल बाद उन्हें वापस बुलाया गया था। नंबर 13, चार्ली चैपलिन की आत्मकथा माई ऑटोबायोग्राफी नाम से 1964 में किताब आई। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन, संघर्ष, प्रेम, राजनीति और जीवन के हर रंग को ईमानदारी से रखा। यह किताब आज भी प्रेरणा देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक अनाथ चैपलिन से अंतर्राष्ट्रीय आइकन बनने तक की यात्रा बताई गई है।
जो काफ़ी प्रेरणादायक है। नंबर 14, चैपलिन ने अपने जीवन भर में 4 शादियां की, जिनमें से आखिरी शादी से उन्हें 8 बच्चे हुए। उनके कुल 11 बच्चे थे। हालांकि परिवार बड़ा था, लेकिन चैपलिन कई बार अपने लेखों में कहते थे कि उन्हें सबसे गहरी बातों में हमेशा अकेलापन ही महसूस हुआ। नंबर 15, एक बार अमेरिका में चार्ली चैपलिन जैसे दिखने वालों की एक कंपटीशन हुई। दिलचस्प बात यह थी कि खुद चार्ली चैपलिन ने भी उस कंपटीशन में चुपके से पार्टिसिपेट किया। नतीजा बड़ा चौंकाने वाला आया और चार्ली चैपलिन हार गए, क्योंकि 3rd या 4th पोजीशन चार्ली चैपलिन को प्राप्त हुआ। इससे 2 बातें साबित होती हैं। पहला, उनकी लोकप्रियता कितनी जबरदस्त थी, और दूसरा कि वो खुद को कभी गंभीरता से नहीं समझते थे। नंबर 16, 25 दिसंबर 1977 को क्रिसमस डे के दिन 88 ईयर्स की एज में चार्ली चैपलिन का निधन हो गया। पूरी दुनिया शोक में डूबी थी। वो इंसान जो पूरी दुनिया को हंसाता रहा, वो चुपचाप इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी हंसी, उसकी कहानियाँ और उसका ट्रैम्प कैरेक्टर आज भी जिंदा है। नंबर 17, 1978 में चैपलिन की मौत के कुछ महीने बाद 2 चोरों ने उनके ताबूत को कब्र से निकाल लिया और इसके बदले में उन्होंने फिरौती मांगी। स्विट्जरलैंड के पुलिस ने 2 महीनों तक तलाश की और अंत में बॉडी वापस पाया। इसके बाद परिवार ने उनकी कब्र को फिर से सीमेंट और स्टील से बंद करवा दिया, ताकि दोबारा कोई छेड़छाड़ न हो सके। नंबर 18, स्विट्जरलैंड में चैपलिन्स वर्ल्ड नामक एक म्यूजियम है, जो उनके पुराने घर और स्टूडियो को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ वो सब कुछ देखने को मिलता है। उनकी टोपी, छड़ी, कैमरे, स्क्रिप्ट्स और असली स्टेज। ये म्यूजियम एक श्रद्धांजलि है उस व्यक्ति को जिसने बिना शब्दों के ही दुनिया को इंसानियत का सबसे सुंदर चेहरा दिखाया। नंबर 19, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चैपलिन की मॉडर्न टाइम्स देखकर कहा, अगर कोई इंसान मजदूरों की तकलीफ को हंसाकर दिखा सकता है तो वो केवल चार्ली चैपलिन है। उन्होंने दुनिया को हंसाते हंसाते सच्चाई दिखाई। नंबर 20, 1931 में महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन की लंदन में मुलाकात हुई और दोनों के बीच बातचीत भी हुई। चैपलिन को लगता था कि मशीन्स इंसानों से रोजगार छीन रही हैं, जिस पे महात्मा गांधी ने कहा, अगर मशीन्स इंसान की सेवा करे तो वो वरदान है, लेकिन अगर इंसान मशीन का गुलाम बने तो वो शैतान बन जाती है। इस मुलाकात का चैपलिन पर गहरा असर हुआ और उन्होंने मॉडर्न टाइम्स में यही दिखाया है। नंबर 21, इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर को इटली में दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुसोलिनी को डर था कि अगर लोग ये फिल्म देखेंगे तो उसके शासन की हंसी उड़ाई जाएगी, जिसके जवाब में चैपलिन ने कहा, तानाशाही से लड़ने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है तानाशाही को मूर्ख साबित कर दो। नंबर 22, चार्ली चैपलिन खुद अपने बारे में सोचते थे, मैं केवल हंसाता नहीं हूँ, बल्कि लोगों को उनके भीतर के अकेलेपन से मिला देता हूँ। हंसी सबसे गंभीर बातों को कहने का सबसे अच्छा तरीका है। चार्ली चैपलिन ने हमें सिखाया कि जिंदगी चाहे जितनी भी दुख भरी क्यों न हो, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह ताजमहल से जुड़े डीप फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।